तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं CSS। तो इससे पहले आप लोग HTML सीखे थे। HTML में हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और अब हम लोग सीखने वाले हैं CSS, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो भी अभी तक HTML में हम लोग काम सीखे हैं, जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, उन सब स्ट्रक्चर्स में डिजाइनिंग कैसे करते हैं। मीन्स कोई भी वेबसाइट आप लोग देखते होंगे तो वो वेबसाइट में बहुत सारे डिजाइनिंग होते हैं। वो वेबसाइट बिल्कुल ही सिंपल नहीं होता है, उसमें बहुत सारा डिज़ाइन होता है, फॉर्मेट्स होता है। तो वो सारा चीज़ जितना भी खूबसूरती डिज़ाइन का दिया जाता है, वेबसाइट का कोई भी खूबसूरती दिया जाता है, तो वो सारे स्टाइल्स को हम लोग CSS की मदद से करते हैं, है ना। तो कुछ लोगों को, आप लोग को CSS का पहले से जानकारी भी होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा जानकारी। तो हम लोग यहाँ डिटेल में सब समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कि CSS में हम लोग कैसे काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन हम रखे हुए हैं कि CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। It is a style sheets language used to describe the presentation and visual formatting of the document written in a markup language like HTML। आप लोग जो भी HTML में लिखते हैं, डॉक्यूमेंट में जो भी लिखे थे HTML डॉक्यूमेंट में, वो सारे HTML डॉक्यूमेंट में जो भी आप प्रेजेंटेशन यानी दिखाने के लिए जो भी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम CSS की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टाइल शीट। मतलब हम अपने वेब पेज के स्टाइल को बदलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टाइल शीट। जैसे इसमें कहा गया है कि CSS tells the browser how to display the HTML elements। CSS ब्राउजर को यह बताता है कि आपके HTML में जितने भी एलिमेंट्स आपने यूज किया है, वो सारे एलिमेंट्स को किस तरीके से दिखाना है। किस तरीके से कहने का मतलब है कि जैसे उसको किस कलर का दिखाना है, या कौन सा फॉन्ट दिखाना है, या किस डिजाइन में दिखाना है, कितना बड़ा दिखाना है, या रिस्पॉन्सिवनेस कैसा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग अपने वेबसाइट को कभी कभी मोबाइल में ओपन करते हैं, अलग अलग मोबाइल में ओपन करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर पे, अलग अलग ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो कंप्यूटर का और मोबाइल का स्क्रीन अलग अलग साइजेस का होता है। तो मेरा मोबाइल में कैसा वेबसाइट दिखना चाहिए, कंप्यूटर पे अगर हम ओपन करें तो वो उसका रिजोल्यूशन अलग होता है, तो वहाँ पर आपका वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं CSS की मदद से। तो उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि एक्चुअल में CSS में हम लोग CSS का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो CSS का सिंटैक्स यूज करने से पहले हम लोग को ये भी जानना होगा कि एक्चुअल में हम CSS को कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, देखिएगा। यहाँ देखिए फोल्डर मेरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम जब भी बनाएंगे तो यहाँ नेम देंगे style.css, style.css आपको देना है ना। CSS का फर्स्ट नेम हम स्टाइल डॉट, ये बाय डिफॉल्ट जो है HTML आपका जो फाइल है बाय डिफॉल्ट CSS को style.css के नाम से जानता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट नेम कोशिश करेंगे कि सारे फर्स्ट नेम जो भी CSS का फाइल नेम दे वो style.css ही दें। आप देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये style.css बाय डिफॉल्ट ये नेम को रीड करता है HTML, इसलिए ये बेहतर नाम होता है ना। style.css देंगे, आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ देखिए style.css यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसमें हम लोग CSS का कोड लिखेंगे, और इसी तरीका से एक हम और क्रिएट करते हैं फाइल HTML का, ठीक है। इसको भी हम यहीं पे सेव कर देते हैं इसी फोल्डर में। इसका नाम देते हैं index.html, ठीक है। ये हो गया HTML का, ये हम पहले ही बताएं आप लोगों को। और ये हो गया फाइल मेरा CSS का। यहाँ हम लोग CSS का कोड करेंगे, यहाँ हम HTML का कोड करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी हम लोग CSS सीखेंगे, CSS को HTML से लिंक करने के लिए तीन तरीका होता है। एक होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, और तीसरा होता है एक्सटर्नल। तीन तरीका से हम CSS को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तीन तरीका से यूज कर सकते हैं। इनलाइन CSS कैसे यूज कर सकते हैं? इनलाइन का मतलब होता है लाइन में ही प्रॉपर्टीज यूज कर लेना CSS का। जैसे आप लोग अभी HTML में यूज कर रहे थे p टैग, ठीक है। तो p टैग में आप यूज कर रहे थे, इसमें अगर हम p के साथ में ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, और यहाँ पर हम इसको दे दें कलर रेड, और यहाँ पे मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा, ओके। तो ये इनलाइन CSS का इस तरीका का सिंटैक्स होता है कि मतलब आप जहां भी p लिखे, मतलब p लिखे या h1 टैग का यूज किए, है ना, हेडिंग लगाए या पैराग्राफ लिखे या टेबल लिखे, तो उसी के साथ में, वही टैग के साथ में आप स्टाइल लिख करके और उसको जो स्टाइल देना है यहीं पर स्टाइल दे दिया, तो ये कहलाता है इनलाइन CSS। मतलब हम सेम लाइन में रह करके एक स्टाइल कर दिए। उसके बाद आता है इंटरनल CSS। इंटरनल का मतलब ये होता है कि हम लोग HTML के फाइल में हैं और वहीं पे फाइल में ही CSS का भी कोड लिखेंगे, एक ही फाइल में CSS का भी कोड होगा और एक ही फाइल में HTML का भी कोड होगा। देखिए कैसे, जैसे हम लोग HTML का कोड ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मेरा बॉडी सेक्शन में यहाँ लिखा जाता है HTML कोड, हेड के अंदर यूज कर लेते हैं ना स्टाइल, और यहाँ हम लोग लिखेंगे CSS कोड। तो
तो इस तरीके से हम CSS, तो इससे इससे क्या हुआ कि हमारा यहाँ से यहाँ HTML डॉक्यूमेंट चल रहा है, इसी के अंदर हमने क्या किया, बॉडी सेक्शन में लिख लिया HTML का कोड, और इसी फाइल में हम स्टाइल के अंदर CSS का भी कोड लिख लिया। इस तरीके से मेरा ये कहलाता है इंटरनल CSS, ये कहलाएगा इंटरनल CSS, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, CSS का फाइल मतलब एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, और हम इस एक्सटर्नल CSS में हम CSS का फाइल अलग बनाते हैं और HTML का फाइल अलग बनाते हैं और दोनों को आपस में लिंक करते हैं ताकि हम CSS का कोड CSS वाले फाइल में लिख सकें और HTML का कोड HTML वाले फाइल में लिख सकें। तो इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है एक्सटर्नल CSS। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप जो भी कार्य करेंगे वो एक्सटर्नल CSS में ही करेंगे, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो आपको यूज़ हमेशा एक्सटर्नल करना है। इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए एक HTML का कोड यहाँ बनाते हैं और जस्ट टाइटल के बाद यहीं पर आपको लिखना है लिंक। लिंक जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ लिंक डॉट CSS आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आप देख सकते हैं लिंक के बाद रिलेशन एक आया है, उसमें स्टाइल शीट यहाँ लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बट आपको CSS का केवल लिंक यहाँ क्रिएट करना है। और HREF में देखिएगा बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल डॉट CSS ले रहा है, इसीलिए शुरू में भी हम बताए हुए थे कि जब भी हम CSS का फाइल क्रिएट करते हैं तो पहला CSS का फाइल का नाम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट CSS ही देते हैं। जैसे यहाँ हम फाइल का नाम दिए हुए थे स्टाइल डॉट CSS, तो ये आपको नाम यही देना है स्टाइल डॉट CSS, यानी इसी फाइल को ये लिंक करेगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जिस जगह पर HTML का फाइल बना करके सेव रखे हैं वहीं पर ये स्टाइल CSS भी होना चाहिए। मेरा दोनों एक ही फोल्डर में है, स्टाइल डॉट CSS ये भी फाइल और ये भी फाइल दोनों एक ही फोल्डर में है, तो आपका एक ही फोल्डर में रहेगा तो ही ये लिंक काम करेगा। अगर आपका CSS कहीं दूसरे जगह पर है और HTML का फाइल कहीं दूसरे जगह पे है तो फिर आपको कंप्लीट लोकेशन देना होगा यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप HREF में जो लिंक बना रहे हैं, जो CSS के फाइल को लिंक कर रहे हैं, वो CSS का फाइल का लिंक सही सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ मिस्टेक करते हैं तो वो CSS का फाइल लिंक ही नहीं करेगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ दिखाते हैं आउटपुट कैसे दिखता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं H1 और यहाँ पर हम देते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई हम टेक्स्ट हेडिंग में, और हम चाहते हैं ऐसा है कि जो H1 है उसका जो भी H1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो टेक्स्ट जो है रेड हो जाना चाहिए। तो हमको इसका लिखने का जो तरीका है वो CSS में जाकर लिखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल का यूज़ किया है। आप यहाँ पर इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं, या एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आपके लिए एक्सटर्नल होगा। मेरा एक्सटर्नल फाइल यहाँ है, हम यहाँ पर देंगे कि H1 को क्या करो, H1 को के कलर को रेड कर दो, ठीक है, कंट्रोल-S। अब यहाँ पर हम रन कराते हैं index.html को, कॉपी पाथ, ब्राउजर में चले जाना है अपने। ब्राउजर मेरा दिख रहा है क्या किसी को? चलो, तो यहाँ पर हम H1 में क्या लिखे हैं, H1 में एक टेक्स्ट लिखे हैं जिसको हमको रेड दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल। अब इसको हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी पाथ और अपने ब्राउजर में जाते हैं, और ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ करते हैं पेस्ट और एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर H1 जो है वो रेड कलर का हो गया। तो ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे हम दिए हुए हैं CSS की मदद से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करें, क्योंकि सारे CSS के कोड अलग फाइल में होंगे और HTML का अलग फाइल में, तो उससे आपको बेहतर होगा एडिट करने में। या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ पर अगर आपके अगेंस्ट कोई और दूसरे इंजीनियर आते हैं तो उसको भी कोड रीड करना आसान होगा। तो ये है 3 तरीका का CSS का टाइप, CSS इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आगे समझते हैं CSS का सिंटैक्स कैसे होता है। CSS हम लोग एक्सटर्नल में जो CSS कोड लिख पा रहे हैं वो हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो CSS में जो कोड लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम सिलेक्टर का नाम लिखते हैं कि कौन सा टैग को हम लोग को एडिट करना है, उसे बोलते हैं सिलेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर H1 क्या है मेरा, H1 मेरा एक सिलेक्टर है, मीन्स H1 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि H1 को जो भी करो वो H1 को करो। सिलेक्टर लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देना है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो देना है आपको, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको देना है प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी देना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, या टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं। ये सारे के सारे हो गए प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, जैसे कलर अगर चेंज करना है तो कलर क्या होगा, वैल्यू, यानी ब्लू, रेड, ब्राउन, ये सब वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हो गया, और फॉन्ट का साइज क्या रहेगा, ये वैल्यू हो गया, 24 पिक्सल ये वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप लोग जानते होंगे कि अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो हम टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या राइट में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आप अपने CSS में एलिमेंट्स को ऐसे एडिट कर सकते हैं, यही आपका तरीका है, ठीक है। यूज केसेस है, CSS यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वेबसाइट बनाने में या वेब एप्लीकेशन बनाने में, विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन देने में भी, और लेआउट वगैरह या पोजिशनिंग वगैरह, अपने ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने में, लेआउट डिजाइन करने में,
रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में, सभी चीज में हम HTML CSS का यूज करते हैं। आगे कुछ ऐसा खास, हाँ यहाँ पर एक देखना है, देखिए यहाँ बताया हुआ है इनलाइन स्टाइल्स और इंटरनल और एक्सटर्नल, ये तो हम बता ही दिए आप लोगों को, यही 3 चीजें यहाँ। इनलाइन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये आपको बताए थे अभी, ठीक है। तो ये हो गया CSS। अब देखिए यहाँ पर जो हम अभी किए कि H1 के कलर को रेड करना है, तो H1 मेरा हो गया एलिमेंट सेलेक्टर, इसको हम बोलेंगे। कलर ये हो गया प्रॉपर्टी, और कलर हम क्या दिए हैं इसको रेड, तो रेड मेरा हो गया वैल्यू। उसी प्रकार से अगर हम लिख दिया टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन मेरा हो गया प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू की टेक्स्ट को कहाँ रखना है, हम देखना चाहते हैं सेंटर में, तो सेंटर लिखेंगे, Ctrl S से सेव करेंगे और मेरा ब्राउजर यहाँ पर है ना, उसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये मेरा कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया। ये हो गया टेक्स्ट अलाइन की वजह से। अब इसी में देखिए, इसी में एक और हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट साइज का इस्तेमाल कर देते हैं। फॉन्ट साइज क्या है, लार्ज है, लार्जर है, मीडियम है, स्मॉल है, ऐसे भी दे सकते हैं, या वैल्यू दे सकते हैं कि फॉन्ट मेरा 50 पिक्सल का चाहिए, तो 50 पिक्सल लिख दीजिए और यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ फॉन्ट बड़ा हो गया। तो इस तरीका से हम लोग जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं CSS की मदद से। अब देखिए यहाँ पर तो हम सिर्फ H1 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फिर से वापस से चले जाते हैं अपने HTML पेज में, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक और H1 देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से लिख दिए कि फर्स्ट CSS प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो मेरा फर्स्ट CSS प्रोजेक्ट भी बिल्कुल सेम आ गया इसी के जैसा, लेकिन मेरा ये थिंकिंग था कि इसको अलग हम डिजाइन दें, इसको अलग स्टाइल करें और इसको अलग स्टाइल करें। उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों जबकि मेरा H1 टैग में ही है, और हमने CSS में आया यहाँ पर बोला CSS को कि H1 को क्या करो कि H1 को कलर कर दो रेड, H1 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो और H1 को के फॉन्ट साइज को 50 पिक्सल कर दो। तो H1 मेरा 2 था वहां, दोनों का दोनों सेम फॉर्मेट में आउटपुट में आ गया। लेकिन अब तो मेरा कंडीशन ये है कि नहीं, मेरा एक H1 का कलर रेड है तो दूसरे H1 का कलर ग्रीन होना चाहिए, एक H1 का कलर अलाइन सेंटर है, एक राइट होना चाहिए, एक का साइज 50 है जबकि एक का 40 होना चाहिए। तो हम दो तरह से स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है CSS सेलेक्टर, ठीक है। CSS सेलेक्टर होता है, CSS सेलेक्टर को हम लोग समझेंगे तो ये चीज भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि CSS सेलेक्टर कैसे काम करता है। देखिए selectors are patterns that select the HTML elements you want to style. There are many types, but the basic one are fundamental. कहता है कि CSS selectors जो होते हैं वो हमें यह बताते हैं कि हमको कौन से HTML के कौन से एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको फॉर्मेट करना है। जैसे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास P एलिमेंट्स, पैराग्राफ भी हो सकते हैं, आपके पास हेडिंग भी हो सकते हैं, आपके पास डिव भी हो सकते हैं, स्पैन भी हो सकते हैं। तो आखिर हमको CSS को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट में क्या कलर लगाना है, CSS को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट के फॉन्ट के साइज को क्या रखना है, तो उसके लिए CSS सेलेक्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, CSS सेलेक्टर को समझना होगा। CSS सेलेक्टर्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, selects the elements which are specific class attributes, it is denoted by a period dot। कहता है कि CSS में हम अगर किसी क्लास की मदद से किसी भी एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमको उसको क्लास देने के लिए हमको डॉट का उपयोग करना होगा। जैसे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, देखिए। दूसरा है क्लास के बाद, अच्छा हम बताते हैं आपको, आईडी सेलेक्टर दूसरा है। आईडी, अगर आईडी सेलेक्टर के थ्रू मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आईडी देना होगा तो उसके लिए हैशटैग आपको उपयोग करना होगा, ठीक है। और एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना होगा तो एट्रीब्यूट में टाइप बराबर देना होगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर आस्ट्रिक का साइन होता है, कैसे यूज होता है देखिए, यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। index.html में चले जाते हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट का, सबसे पहले हम लोग क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी एलिमेंट, जैसे आप HTML का डॉक्यूमेंट जब क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ बॉडी सेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, H1 मतलब मींस 2 बार H1 का उपयोग किया गया है, और हम चाहते हैं कि इस H1 का एक क्लास दे दें। तो क्लास देने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट H1 के बगल में ही यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लास, और क्लास का एक नाम देना होगा। यहाँ हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिए हेडिंग 1। उसी प्रकार से इस H1 का भी नाम दे देते हैं क्लास, इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हेडिंग 2। इस तरीके से Ctrl S से सेव कर दिया। अब ये क्या हो गया, इस कोड में यह लिखा गया है कि पहला H1 जो हेडिंग टैग है उसको एक नाम दिया गया है, उसको एक क्लास दिया गया है, उसका क्लास का नाम है हेडिंग 1, और दूसरा H1 का क्लास का नाम है हेडिंग 2। ये भी ध्यान रखना है कि हम मल्टीपल एलिमेंट के एक क्लास दे सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक और होता H2, तो H2 का क्लास, देखिए क्लास लिखने का तरीका एक और है, आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं H2 डॉट के बाद अपने क्लास का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ दे देते हैं हेडिंग 3, और जैसे आप टैब दबाएंगे
तो ऑटोमेटिक इस सैंपल में इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा वो H2 क्लास इक्वल टू हेडिंग 3। क्या करना है फिर से देख लीजिए, केवल लिखना है H2 मीन्स आपका एक एलिमेंट और उसका क्या क्लास देना चाहते हैं। तो क्लास अभी हम बताए आपको कि क्लास जो होता है वो डॉट से बनता है, तो आपको यहाँ डॉट लगाना है और अपने क्लास का एक नाम दे देना है, टैब दबाना है तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से H2 क्लास का नाम हो गया हेडिंग 3 और यहाँ लिख देते हैं हेडिंग 3। ओके, सेव। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, 2 H1 एलिमेंट है, एक H2 है और तीनों का अलग अलग क्लास दिया हुआ है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं जो H1 है और जो H2 ये है वो दोनों एक ही तरह के होने चाहिए, मीन्स एक ही डिजाइन, एक ही स्टाइल हमको लगाना है। तो इनका आप क्लास 1 रख सकते हैं, यानी कि इसका भी क्लास हम 1 दे सकते हैं और इसका भी क्लास 1 हम दे सकते हैं। इसका भी क्लास का नाम रहेगा हेडिंग 1, इसका भी क्लास का नाम रहेगा हेडिंग 1। क्लास यूं समझिए कि जैसे स्कूल में होता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे मान लीजिए कि बच्चे जो हो गए वो एलिमेंट्स हो गए, वो सारे बच्चे एक क्लास में हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सुशांत है, सुशांत क्लास 1 में है, उसी प्रकार से सूरज है वो भी क्लास 1 में है। तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं बट दोनों का क्लास सेम है, क्लास 1 दोनों का क्लास सेम है। इसलिए क्लास को ऐसे ही याद रखना है कि डबल एलिमेंट या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही क्लास हो सकता है, लेकिन जहां आईडी की बात आती है तो हर एक एलिमेंट का आईडी अलग अलग होता है, 2 एलिमेंट्स का आईडी एक नहीं हो सकता है। जैसे क्लास 1 में सूरज भी है, क्लास 1 में सुशांत भी है, लेकिन दोनों के रोल नंबर एक नहीं हो सकते हैं, रोल अलग अलग हो गए। तो रोल नंबर जो होता है वो एक आईडी हो गया और क्लास 1 ये तो एक हो सकता है, मतलब 2 स्टूडेंट है या 2 से अधिक भी स्टूडेंट है तो क्लास एक क्लास में हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास में रह जरूर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर सभी का अलग अलग होगा। तो रोल नंबर एक तरह का आईडी माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आईडी का भी देखेंगे कि आईडी कैसे लिखा जाता है। हम लोग फिलहाल क्लास का देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लास दे दिए कि हेडिंग 1 जिसका क्लास है H1 का और H2 का भी हेडिंग 1 ही है। अब यहाँ पर हम इसको टारगेट करते हैं कि जिसका भी क्लास 1 हेडिंग 1 क्लास है, जिस भी एलिमेंट का हेडिंग 1 क्लास है, उसके फॉन्ट को क्या करो, रेड कर दो, उसके फॉन्ट को 50 पिक्सल कर दो, उसके बैकग्राउंड को ग्रीन कर दो, इस तरीका से। तो हम लोग चलते हैं अपने CSS में और यहाँ पर देखते हैं कि क्लास कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लास लिखने के लिए आपको लिखना होगा डॉट, उसके बाद लिखना होगा क्लास का नाम। तो आपके क्लास का नाम हम यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, क्लास का नाम पहला दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है हेडिंग 1, इसके क्लास का नाम, और इसके भी क्लास का नाम क्या है, हेडिंग 1। तो हम लिखते हैं यहाँ डॉट हेडिंग 1। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग देना होगा कर्ली ब्रेसेस, ऐसे देना होगा, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन भी होगा और यहाँ पर क्लोज भी होगा। इसके बीच में हम लोग प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू लिखेंगे। जैसे प्रॉपर्टी हम दिखते हैं कलर, क्या कर दो, रेड कर दो, सेव कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट नजर आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं हम लोग अपने ब्राउजर में। इसके लिए राइट क्लिक यहाँ पर कीजिए HTML वाले डॉक्यूमेंट में, इसको कीजिए कॉपी पाथ, चले जाइए अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आ जाइए और यहाँ कीजिए पेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पर सिंपली CSS वाले फाइल में देखिए हेडिंग 1 जिसके भी क्लास हेडिंग 1 दिए गए हैं उसके कलर को कर दो रेड। तो वो क्या किया CSS मेरा, इसका भी क्लास दिया हुआ था क्लास 1, इसको भी रेड किया और इसको भी दिया था क्लास 1, तो इसको भी रेड कर दिया, दोनों रेड हो गए। ये अलग अलग साइजेस के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये H1 में रखा गया है और ये H2 में रखा गया है, इसलिए 1 नंबर में ये दिख रहा है, ये 2 नंबर में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, दे देते हैं कि बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, एक्वा कर दो, Ctrl+S। तो अब देखिएगा दोनों एक साथ चेंज होगा, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर दोनों का चेंज हो गया। ये इसलिए चेंज हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ क्लास को टारगेट कर रहे हैं। ये मेरा सिलेक्टर है, मतलब हम क्लास को सिलेक्ट रखे हैं कि हेडिंग 1 को सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए बता भी रहा है एलिमेंट क्लास हेडिंग 1, ये एलिमेंट का एक क्लास है हेडिंग 1 और जिसका भी क्लास हेडिंग 1 है उसके कलर को रेड करो, उसके बैकग्राउंड कलर को एक्वा करो। इस तरीके से मेरा क्लास काम करता है। क्लास में डॉट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, एक और क्लास यहाँ लिखे हुए हैं हम लोग हेडिंग 2। ठीक है, उसके बैकग्राउंड कलर को क्या करो, उसके बैकग्राउंड कलर को करो ब्लैक और कलर को क्या करो, कलर को कर दो व्हाइट। ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं और यहाँ पे करते हैं, देखिए सेकंड वाला क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से काम करता है क्लास सेलेक्टर मेरा। यहाँ पे क्लास को आपको सेलेक्ट करने के लिए डॉट और क्लास का नाम देना जरूरी है। उसके बाद आता है आईडी सिलेक्टर। हाँ सूरज बोलो। ठीक है, बैकग्राउंड वो भी बताएंगे। अभी हम लोग जो बैकग्राउंड दिए हुए हैं वो आपका कम भी हो जाएगा, वो आपका अभी ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग डीप के थ्रू एक होता है। ठीक है, स्पैन एट्रीब्यूट का अगर यूज करेंगे ना तो वो कम हो जाएगा। चलो ना बैकग्राउंड देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, बैकग्राउंड रन करा के देख लेते हैं क्या आता है।
स्टाइल में चले जाते हैं, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 50% दे देते हैं ना, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। ओके, देखते हैं क्या होता है। हो गया 50%। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 50% हम दिए विड्थ, तो ये 50% में ये ले तो लिया, अब मेरा स्क्रीन का साइज कुछ भी हो ये 50% ही रहेगा। देखिए ये हमेशा 50 में ही रहेगा। और जो सेंटर लिया वो सेंटर किसका सेंटर लिया, 50 का सेंटर लिया। ये जावा कंप्यूटर जो आया बीच में, सेंटर तो हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच में लिया। अभी शुरू में कहाँ ले रहा था, 100% के में ले रहा था, लेकिन अभी हम उसका विड्थ से डिफाइन कर दिया कि 50% हो जाओ। ठीक है, तो इसको और भी तरीके से हम लोग समझेंगे कि इसको और सेंटर में ला करके हमको आधा आधा करना है, तो हम लोग div और स्पैन एट्रीब्यूट को यूज करके आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ क्लास को समझ रहे हैं, तो क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया क्लास। दूसरा होता है आईडी सिलेक्टर, सेलेक्ट्स अ सिंगल एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक आईडी एट्रीब्यूट्स। अभी हम बताएं आप लोगों को कि आईडी कैसे काम करता है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स का क्लास एक हो सकता है, बट बहुत सारे एलिमेंट्स का आईडी एक नहीं हो सकता है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे का क्लास एक हो सकता है, लेकिन सारे बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होगा। तो आईडी आपका रोल नंबर है और क्लास आपका क्लास है, तो आपको आईडी देने के लिए सभी का अलग अलग आईडी देना होगा। तो हम चलते हैं एक आईडी से एक भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पी लिखते हैं एक, और पी का आईडी देते हैं पी, और पी का यहाँ एक आईडी दे देते हैं हम लोग para1। ओके, यहाँ लिख देते हैं, एक पैराग्राफ लिखने के लिए शॉर्टकट एक तरीका है लोरेम 50। ओके ठीक है, इस तरीका से। तो 50 ये क्या करेगा, 50 वर्ड का एक पैराग्राफ दे देगा। कंट्रोल एस कर देते हैं और ब्राउजर पे हम लोग चल के इसको देखते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ यहाँ आ गया। तो ये पैराग्राफ में हमने क्या किया है, ये पैराग्राफ में हमने दिया है एक आईडी। आईडी क्या है इसका, इसका आईडी का नाम है para1। अब हमको इसको टारगेट करना है, तो चूंकि ये आईडी है, तो आईडी टारगेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हैशटैग para1। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके बीच में अब हम लोग प्रॉपर्टीज और वैल्यू देंगे। जैसे प्रॉपर्टीज हम देना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करो, इसके बैकग्राउंड कलर को कर दो, चलिए कोई कलर दे देते हैं चॉकलेट। ओके, और इसके फॉन्ट कलर को क्या करो, रेड। ओके, और फॉन्ट वेट क्या करो, फॉन्ट में देखिएगा और भी बहुत सारा होता है फॉन्ट वेट, है ना। यहाँ देखिए फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट वेट आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्डर कर सकते हैं, लाइटर, बहुत सारे ऑप्शन है। वैल्यू दे सकते हैं, कंट्रोल एस कर दिए। ठीक है, देखिए रेड पता नहीं चल रहा है, फॉन्ट कलर को हटा ही देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक ही रहेगा, ब्लैक लेगा ठीक से, है ना। देखिए ये हो गया। आईडी सिलेक्टर भी ऐसे काम कर रहा है। तो जब भी कोई एलिमेंट का हम आईडी डिफाइन करते हैं, तो आईडी को टारगेट करने के लिए हम हैशटैग का उपयोग करते हैं, और क्लास अगर डिफाइन करते हैं तो हम डॉट और क्लास के नेम से ऐसे डिफाइन करते हैं। ये याद रखना होगा आपको कि क्लास अगर देना है तो डॉट, और अगर आईडी देना है तो हैशटैग से करते हैं। ठीक है, और क्या है, एक है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, इट्स डिनोटेड बाय आस्ट्रिक। यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है वो आस्ट्रिक सिंबल से डिनोट किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि हम अपने HTML पेज पे जितने भी एलिमेंट्स का उपयोग किए हुए हैं वो सारे एलिमेंट एट ए टाइम एक साथ टारगेट हो जाते हैं। जैसे जैसे देखिए, इसका जनरली यूज सबसे पहले होता है, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज होता है एकदम फर्स्ट में, CSS के फर्स्ट में। यहाँ हम लोग देते हैं आस्टिक और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस एंटर। यहाँ हम जनरली मार्जिन डिफाइन किया जाता है, मार्जिन क्या करो, 0 करो, पैडिंग क्या करो, 0 करो। ठीक है, उसके बाद बॉक्स साइजिंग क्या करो, बॉर्डर बॉक्स करो, कंट्रोल एस। देखिएगा यहाँ पर, देखिए अभी हम यहाँ जो भी लिखे हुए हैं उसके ऊपर कुछ स्पेस यहाँ छूटा हुआ है, साइड में भी छूटा हुआ है, ये इसको बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट छूटा हुआ है, जैसे हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वो मार्जिन गायब हो गया, सभी में से मार्जिन गायब हो गया। शुरू में क्या था, यहाँ पे शुरू में क्या था, देखिए अगर हम यहाँ नहीं लिखे हुए थे कुछ भी, ब्लॉक करते हैं कंट्रोल एस। शुरू में देखिए यहाँ सभी में बाय डिफॉल्ट ये मार्जिन ले लिया था चारों तरफ से, सभी जितना भी ये H1 है, ये भी H1 है, ये H2 है, ये पैराग्राफ है, तो सभी के बीच में एक स्पेस है, व्हाइट स्पेस, उसे बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, उसमें क्या कहे कि पेज में जितना भी मेरा सिलेक्टर है, जितने भी सिलेक्टर्स एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के मार्जिन को करो 0, पैडिंग को करो 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करो। ये तीनों का फंक्शन भी हम बताएंगे आगे चल के, मार्जिन कब कहाँ काम आता है, पैडिंग कब कैसे काम आता है, बॉक्स साइजिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी आप एज इट इज आपको लिख देना है कि ये आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर में 3 चीज लिखना मैंडेटरी है, समझिए। तो ये तीनों होगा ही होगा, कुछ करे या ना करे, ये तीनों को शुरू में लिखना अनिवार्य है। तो ये आपको हर CSS के फाइल में ये लिखना होगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट जैसे यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, सब 0 0 हो जा रहा है मार्जिन, अब सब एक दूसरे में यहाँ चिपक गया। ठीक है,
अब देखिए और भी क्या काम आता है, इसका काम है कि मेरे HTML पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग को इस तरीके से करो। हम यहाँ अगर दे देते हैं कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ हम अगर कोई चीज देते हैं जैसे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं ब्लू, ठीक है, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर इसमें आ गया, बॉडी में बैकग्राउंड ऐड हो गया। अब देखिए बैकग्राउंड ऐड तो हो गया, लेकिन कुछ कुछ आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ बैकग्राउंड जब यहाँ ब्लू दिए तो सारे एलिमेंट्स में ये ब्लू कलर क्यों नहीं हुआ। तो देखिए CSS में क्या होता है कि यहाँ आपको हम बताते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे हम देखिए करते हैं। यहाँ पे हमने टारगेट किया है हेडिंग 2 को, जिसका बैकग्राउंड कलर हमने दिया है ब्लैक। फिर से अगेन हम यहाँ टारगेट करते हैं हेडिंग 2 को, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं ब्लू, कंट्रोल S कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हेडिंग 2, यहाँ पर एक हेडिंग 2 नाम का क्लास है जिसका बैकग्राउंड कलर हम ऑलरेडी पहले से ब्लैक दिए थे और कलर को व्हाइट दिए थे, फॉन्ट कलर को। यहाँ पर फिर से वापस से हम हेडिंग 2 को टारगेट किया और उसके बैकग्राउंड कलर को ब्लू दे दिए। तो अब हमको कोई ये बताइए, एक मिनट, हम यहाँ पे ब्लू करके सेव कर दिए, तो अब हमको ये बताइए कि ये बैकग्राउंड कलर यहाँ ब्लू किए और यहाँ देती है ब्लैक, तो मेरे आउटपुट में ये ब्लू नजर आएगा कि ब्लैक नजर आएगा, कोई बताइए। बताइए, कोई अनम्यूट करके बताइए। ब्लू क्यों दिखेगा? चलिए ठीक है। CSS का देखिए ये रूल होता है कि जब भी हम CSS में अगर दो क्लास को या दो आईडी को दो जगह टारगेट करते हैं और पहले जगह देते हैं कलर, और जैसे यहाँ पहले जगह दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक और दूसरे जगह पे हम दिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो जो सेकंड टाइम में दिया हुआ होता है फॉर्मेट वो अप्लाई होता है, फर्स्ट वाला अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम यहाँ दिए ब्लू तो ऑलवेज ये ब्लू रन करेगा, ब्लैक रन नहीं करेगा, ये CSS का रूल होता है। तो आप दो जगह अगर गलती से कभी भी कोई एक एलिमेंट को अगर दो जगह स्टाइल कर दिए हैं तो जो सेकंड वाला स्टाइल होगा वो अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट वाला अप्लाई नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। देखिए रिफ्रेश करके दिखाते हैं, अभी ब्लैक कलर है इसका बैकग्राउंड, देखिए यहाँ ब्लू हो गया। तो इस तरीका से ये CSS का क्लास काम करता है। तो इसमें हमने 3 क्लास समझा, एक हो गया क्लास समझा, आईडी समझा, 3 सेलेक्टर समझा हम लोग। तो एक क्लास समझे हम लोग और एक समझे हम लोग आईडी और दूसरा यूनिवर्सल सेलेक्टर समझे, ठीक है। और डायरेक्ट एलिमेंट का नाम देके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो एक डायरेक्ट सेलेक्टर भी होता है, एट्रीब्यूट एलिमेंट सेलेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, कि डायरेक्ट एलिमेंट का नाम देकर के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना कि हम लोग क्लास सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर हमको डायरेक्ट एलिमेंट का नाम देना होगा क्या, जैसे H1 को क्या करो, H1 के फॉन्ट फैमिली कर दो, क्या कर दो, चलो कुछ इनहेरिट कर देते हैं ना, चलो इनहेरिट कर देते हैं, सेव, ठीक है। इस तरीके से कोई फॉन्ट में बदलाव नहीं दिख रहा, अच्छा चलो उसको H1 और क्या दे सकते हैं, चलिए बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, देखिए H1 में यहाँ बॉर्डर लग गया, ठीक है, ये भी H1 था, ये भी H1 था, दोनों H1 में बॉर्डर अप्लाई हो गया, फर्स्ट इसमें भी और इसमें भी। तो हम डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर भी कर सकते हैं, बट इसमें समस्या यही होगा कि दो जगह अगर एक ही टैग लिखा हुआ है, एक ही एलिमेंट है, H1 ये भी है, H1 ये भी है, तो दोनों में अप्लाई हो गया, हमें सिर्फ इसमें चाहिए था, तो उस केस में मेरा क्लास काम करता। अब ये भी चीज एक ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम यहाँ मल्टीपल क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका क्लास हम दे दिए हेडिंग 1 के बाद दे देते हैं क्लास 2, क्लास 3, मल्टीपल क्लासेस भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 2 यानी कि इसका जो है 3 नाम हो गया, 3 क्लास नेम 3 हो गया, हेडिंग 1 भी इसी को बोला जा रहा है, क्लास 2 भी इसी को बोला जा रहा है, क्लास 3 भी इसी को बोला जा रहा है। तो हम किसी को भी कॉल करके अगर हम जिस तरीका का एडिटिंग देंगे वो इसमें हो जाएगा। ये तब यूज किया जाता है जब जैसे मान लीजिए कि हेडिंग 1 इसका नाम है, इसका भी नाम हेडिंग 1 है,
तो हेडिंग 1 में हम एक जैसा स्टाइल देना चाहते हैं, बट इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट देना चाहते हैं जो इसमें नहीं देना चाहते हैं। मतलब ये है कि कुछ स्टाइल जो है इसमें और इसमें सेम देना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो इसमें देना चाहते हैं इसमें नहीं देना चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ इसको अलग अलग नाम अलग अलग क्लास दे दिए। देखिए इसको एग्जाम्पल में कैसे काम कर रहा है। जैसे मेरा हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 को क्या क्या किया हम, कलर कर दिए, बैकग्राउंड कलर दे दिए, विड्थ भी दे दिए, टेक्स्ट लाइन भी दे दिया। ठीक है, चलिए विड्थ हम यहाँ हटा देते हैं, चलिए सेव कर देते हैं। ठीक है, आ गया ये हेडिंग 1, ये भी हेडिंग 1, ये भी हेडिंग 1। अब यहाँ पर क्या है, मेरा कंडीशन ये है कि मेरे पास हेडिंग 1 में 2 एलिमेंट्स हैं, H1 है ना, ये भी मेरा हेडिंग 1 में है, ये वाला भी हेडिंग 1 में है, ये वाला भी हेडिंग 1 में है, और दोनों का हम एक ही जो भी हम कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, हेडिंग 1 है ना, लेकिन मेरा तो हेडिंग 1 क्लास है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसका क्लास और इसका क्लास दोनों का सेम है, ये और ये। ठीक है, इसको कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट। अब देखिए ये क्लास और ये क्लास मेरा दोनों सेम है, इसका भी क्लास का नाम है हेडिंग 1, इसका भी क्लास का नाम है हेडिंग 1, बट इसका हम और क्लास देते हैं, क्लास 2 भी नाम है इसका, क्लास 3 भी नाम है इसका। अब इसमें जो हम फॉर्मेट दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं, कलर रेड कर दो, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो और टेक्स्ट को सेंटर में कर दो। अब हमें ये चाहिए कि नहीं, ये जो हेडिंग जावा कंप्यूटर जो लिखा हुआ है वो हमको 50% में चाहिए, लेकिन ये 50% में नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए 50% में। तो भाई दोनों का तो क्लास सेम है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस हेडिंग का एक और क्लास दे देंगे, क्लास 2, और CSS में आकर के हम क्लास 2 को टारगेट करेंगे, क्लास 2 को टारगेट करेंगे, और इसको इसका विड्थ जो है हम अप्लाई कर देंगे 50% सेव। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए ये यहाँ पर 50% हो गया, बट ये 50% नहीं हुआ, समझ गया। तो यहाँ पर देखिए हम यही चीज बताना चाह रहे हैं कि हम एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग क्लास दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ 3 क्लास दे दिए एक ही एलिमेंट के, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, इसको भी टारगेट, इस नाम से भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लास सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स यानी कि जो भी एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो हम लोग समझेंगे आगे चल के। यूनिवर्सल आपको बता ही दिए। ठीक है ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो बताइए। कोई किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो क्लास चलेगा ही रोज, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों ही मोड में, कभी भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।